एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। यूनिट 1 जो हमारी यूनिट 3 थी उसके अंदर हमारा जो पार्ट 1 था उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और ऑलमोस्ट हमारे उस यूनिट का सारा ही पोर्शन कवर हो गया है। बट इस वीडियो के अंदर हमारा एक दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है इसको हमें देखना है, ये डायग्राम है इसका। एंड उसके बाद जो हमारी आइटरेशंस है और किस टाइप की आइटरेशंस होती हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। 4 टाइप्स की आइटरेशन है। उसके बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोसेस ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे, ऑटोमेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करती है एंड दैट्स इट। ये 3 जो टॉपिक है वो आज हमें देखना है इस वीडियो के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस, सो आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग, अगर आप कोडिंग फील्ड से हैं तो आप आइटरेशंस वगैरह आप जानते होंगे कि हमारी जो आइटरेशंस है जो हम लूप के अंदर यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जो आइटरेशन प्रोसेस होता है वो 1 by 1 होता है। जिस तरीके से हम लूप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक हमने एक आइटरेशन चलानी है, विच मीन्स जब तक 1 वाला जो काम है वो खत्म नहीं होगा तब तक 2 वाले पे वो मूव नहीं करेगा। जब तक 2 पे मूव काम उसका खत्म नहीं होगा वो 3 वाले पे मूव नहीं करेगा। इस तरीके से जो मेरा आइटरेशन का प्रोसेस है वो चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने रिलेट करना है कि आइटरेटिव प्लानिंग या फिर जो आइटरेशन है वो क्या है। ठीक है, the iterative process is the practice of building, refining and improving a project, product or initiative। तो जब भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको आप बिल्ड कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं या फिर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को या फिर उस प्रोडक्ट को या फिर जिस भी चीज़ को आपने स्टार्ट किया है उस टास्क को हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक प्रोसेस चलने वाला है। वो कैसे चलेगा? आइटरेटिवली चलेगा। ठीक है, टीम्स दैट यूज द iterative development process create, test and revise until they are satisfied with the end result। अब ऐसे ही होता है। आइटरेशन भी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है, हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे ग्राउंड के 10 राउंड्स लगाने हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास एक स्टेज है वहाँ पे मुझे टच करना है। तो मेरे पास राउंड घूमने के बाद जैसे ही मैं टच करती हूँ तो वो मेरी एक राउंड हो जाएगा। ऐसे मुझे 10 राउंड्स लगाने हैं, विच मीन्स मैं एक ही काम को 10 बार करूंगी, 10 बार जाके ग्राउंड को टच करूंगी। तो सेम चीज मेरी आइटरेशन भी है कि अगर मैं एक राउंड को एक आइटरेशन मानती हूँ तो जैसे ही मैं ग्राउंड को टच करूंगी या फिर जाकर अपने स्टेज को टच करूंगी तो मेरी एक आइटरेशन हो जाएगी। और वो काम मैं तब तक करूंगी जब तक जो मेरा एंड रिजल्ट है मैं उस तक नहीं पहुंच जाती। अगर मैं 5 बार स्टेज को टच कर चुकी हूँ तो मैं नहीं रुक सकती अभी, क्योंकि मेरी आइटरेशंस 5 कंप्लीट हुई है, अभी आगे आइटरेशंस बची हुई है। और वो मैं काम कब तक करूंगी जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती और मैं अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरी टीम है वो कब तक काम करेगी, वो क्रिएट करेगी। पहले तो कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, कुछ ना कुछ रिवाइज होगा, कुछ ना कुछ हमारा काम उसके अंदर हो रहा होगा। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, इट इज जनरली अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग एज द प्रोजेक्ट अनफोल्ड्स बाय मेकिंग अल्टरेशंस टू प्लान्स। Plans are changed simply based on feedback from the monitoring process. Some changes on project assumption, risk and changes in scope, budget और schedule। अब जो मेरा आइटरेटिव प्रोसेस है ये चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने 5 बार आइटरेशन चला दी और फॉर एग्जांपल हम 5 बार जो है स्टेज को टच कर रहे हैं और बीच में मुझे किसी का कॉल आ गया, फिर मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा तो मुझे वो आइटरेशन को रोकना पड़ा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो मेरी आइटरेशन प्रोसेस है उस के प्लान के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं। हम वो चेंजेस कैसे आएंगे? हमारे फीडबैक के थ्रू आएंगे कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो मेरी आइटरेशन चल रही है, पहले हमें लगा कि 10 बार करना इसको सफिशिएंट है, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं 5 बार करना सफिशिएंट है, तो उसमें चेंज आ गया। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन जो हमें याद नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको मैं 5 बार लर्न करके लिखूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है 3rd टाइम के बाद कि मुझे अच्छे से याद हो गया, मुझे 4th टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो भी क्या आया, मेरी आइटरेशन के अंदर एक चेंज आ गया। तो उसी तरीके से जो मेरा प्लान है वो मेरे फीडबैक के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं जब हम लोग, तो उसके थ्रू चेंज हो सकता है। ठीक है, चाहे हम कोई अजप्शन कर रहे हैं, चाहे कोई रिस्क आ गया है बीच में, चाहे कोई चेंजेस करना पड़ रहा है, चाहे वो स्कोप का हो, चाहे वो बजट का हो, शेड्यूल का हो, तो उसकी वजह से मेरे प्लान के अंदर चेंज आ सकता है। इट इज एसेंशियल टू इंक्लूड द टीम इन द प्लानिंग प्रोसेस।
तो हमारी जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर हमें टीम को इंक्लूड करना चाहिए, एक एसेंशियल चीज़ है ये। प्लानिंग इज जनरली कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग एंड डिफाइनिंग द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब जब भी आपको कोई आइट्रेशन चलानी है, फिर जब भी आपको कोई काम करना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी काम है वो क्या काम है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको अपनी टीम के साथ, उसको डिफाइन करना है अच्छे तरीके से, एंड तभी हमें उसका एक्चुअल सीक्वेंस पता लगेगा, और जो एट द एंड हमें उसका रिजल्ट चाहिए तभी हम उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको ये वीडियो मतलब यहाँ पर समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये यूनिट 3 चल रहा है, ये उसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये फर्दर टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, डिटेल में भले ही से मैं आपको बताऊं, लेकिन उसका जो ओवरव्यू है वो क्लियर होना जरूरी है। तो सेम चीज आइट्रेशन करने से भी पहले, आइट्रेटिव प्रोसेस को चलाने से पहले आपको जो उसका ओवरव्यू है अपने टीम के साथ कंसर्न करना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइट्रेशन प्लानिंग इज जनरली द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग एंड प्लानिंग द नेक्स्ट साइकिल phase or iteration of a software application that is in the process of development। अब जो हमने देखा कि हमारी जो आइट्रेशन है वो 1 by 1 चलती है, तो जैसे ही मेरी 1 आइट्रेशन कंप्लीट होगी वो सेकंड के ऊपर मूव करेगी, एंड वो क्या है, मेरा नेक्स्ट साइकिल है, या फिर उसको हम नेक्स्ट फेज बोल सकते हैं, या फिर नेक्स्ट आइट्रेशन बोल सकते हैं। और जनरली जो हमारी प्लानिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, और इसके कंप्लीट होते ही मुझे नेक्स्ट फेज पे जाना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो वो मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग हम लोग स्टेज को डिस्कस करते आए हैं, हम लोग अपने फेजेस को डिस्कस करते आए हैं, सेम चीज़ वही है। आप उसको आइट्रेशन के माइंडसेट से देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर रहेगा वो चीज़। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आइट्रेशन है क्या चीज़, वरना फिर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आइट्रेशन की प्लानिंग कैसे करनी है पहले हम वो लोग देखते हैं ये डायग्राम। तो जब भी हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उसका एक वर्किंग बिहेवियर होता है, हमारे पास एक टीम होती है, कम्युनिकेशन होती है, टीम की एम्पावरमेंट होती है, कुछ प्लान्स होते हैं, उन सब चीज़ों को ही मिलकर यहाँ पर इस डायग्राम को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास अनफिनिश फीचर, जो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वाले फीचर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो वाले फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइट्रेटिव प्लानिंग, हमने बोला है कि ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं उनको प्लान करना है और उसकी 1 by 1 आइट्रेटिव प्लानिंग चलानी है। ठीक है, उसके बाद अब प्रोजेक्ट हार्ट बीट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट हार्ट बीट। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट हार्ट बीट है ये हमारे ऑनेस्ट प्लान से जुड़ी हुई है। ऑनेस्ट प्लान मतलब जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो ऑनेस्ट का मतलब है वो पर्टिकुलरली रहने वाले हैं, वो एक सच्चाई के साथ एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ है वर्किंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने वो भी हमारी एक प्रोजेक्ट की हार्ट बीट है, कि अगर मैं यहाँ पर पीपीटी बना रही हूँ तो मेरे लिए पावर पॉइंट एक तरीके की हार्ट बीट की तरह काम कर रही है, क्योंकि मेरी वीडियो तभी बन सकती है जब मेरे पास पावर पॉइंट हो, तो सेम चीज़ यहाँ पर आइट्रेशन तभी हो सकती है जब मेरे पास सॉफ्टवेयर हो। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है वर्किंग विद सॉफ्टवेयर, ये हमारी आइट्रेशन प्लानिंग के अंदर भी वर्क करेगा, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर, कोडिंग के अंदर, आपको टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये इसके साथ भी आपका मेंशन है। एक मिनट, हाँ जी, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर मेरा इसके साथ भी कनेक्टेड है, और जो मेरा वर्किंग विद सॉफ्टवेयर इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, और जो आइट्रेशन प्लानिंग है मेरे ऑनेस्ट प्लान के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद ये जो ऑनेस्ट प्लान है वो मेरी डेली कम्युनिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने टीम को काम असाइन किया और बीच में आपने उनसे जाके कुछ भी बात नहीं करी, उनसे जाके कोऑर्डिनेट ही नहीं किया, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आप कहाँ तक पहुँचे, आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, आपको कोई रिस्क तो नहीं फेस करना पड़ा, कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ा। तो वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो डेली कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी, कि डेली बेसिस पर जाकर आपको अपनी टीम के साथ बात करनी है। एंड जो वो डेली कम्युनिकेशन है वो भी हमारी किससे इंटरेक्शन करेगी, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करेंगी। मतलब ज़रूरी नहीं है जो प्लान्स बने हैं वो सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे एज अ रिसोर्स पीपल के साथ, तो एज अ रिसोर्स जो मेरा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनके साथ भी वो कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उनसे भी जाकर कोऑर्डिनेट करेंगे कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सही तरीके से मेरा जो काम है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब कम्युनिकेशन होती है डेली बेसिस पर तो वो क्या करती है, मेरी टीम को एम्पावर करती है। टीम भी जो है मेरी कम्युनिकेट करेगी मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, मेरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो करेगी टीम के साथ। तो दोनों के बीच में टीम एम्पावरमेंट बनी हुई है। आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर है। डायग्राम वाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसेंशियल होती है, आपको एग्जाम में इसके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो आपको मेंशन करना ही करना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो मेरे पास आती है आइट्रेशन। इसके जो नाम है वो थोड़े से भारी भरकम है, आपको उससे घबराना नहीं है, बट उसका मीनिंग है वो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर कर दूंगी मैं आपको, एक बारी में ही समझ आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट है मेरा पॉइंट है वो है इंसेप्शन आइट्रेशन। तो जो यहाँ पे मेरी फर्स्ट आइट्रेशन है इसका मीनिंग क्या है, पहले इन्होंने बताया कि जो आइट्रेशन है उसमें हम किस तरीके से डील करते हैं एंड देन इसका मतलब बताया। ठीक है, in some of cases where the project includes a new project or new product, rollout or simply the creation of new technology, iteration might be essential for further explain the scope of the project, risk and all benefits। तो सिंपली अभी बता रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट है जो भी न्यूली क्रिएट हो रहा है, सिंपली क्रिएट हो रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो मेरी आइटरेशंस हैं वो माइट बी इसेंशियल फॉर फर्दर एक्सप्लेन और स्कोप और रिस्क, मतलब आगे किस तरीके से काम होगा उस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मेरी आइट्रेशन वहाँ पर वर्क करती है। या फिर आगे इसमें किस तरीके का रिस्क हम फेस कर सकते हैं उसमें मेरी आइट्रेशन वर्क करती है। या फिर उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उस टेक्नोलॉजी के या फिर उस प्रोडक्ट के, उसके अंदर मेरी आइट्रेशन वर्क करती है। ठीक है, इट माइट ऑल्सो इन्वॉल्व अ फर्दर इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द यूज केस मॉडल, बिजनेस केस एंड रिस्क लिस्ट, आर्किटेक्चर, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और इवन प्रोजेक्ट वन आइट्रेशन प्लान। अब जो मेरी जो भी आइट्रेशन है वो मेरी क्वालिटी के अंदर भी वर्क करती है, मेरी रिस्क के अंदर वर्क करती है, बिजनेस केस के अंदर वर्क करती है, आर्किटेक्चर है जो मेरा उसके अंदर वर्क करती है। ठीक है, तो जो भी मेरे कंसेप्ट हैं उसके साथ वर्क करती है। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी आज खराब है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मेरे सिंपल चीज़ें हैं जो मैं सिंपल अभी आइट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इन्हीं चीज़ों को जो मेरी एक्सटेंशन है वो मेरी इंसेप्शन मॉडल है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ दिस इंसेप्शन फेज कैन ऑल्सो बी एडवाइज इन सम केसेस वेयर बोथ रिस्क एंड रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स आर हाई। मतलब ऐसा अगर कोई केस है जिसके अंदर हमारी जो रिस्क है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सब हाई हो रही है, तो उस केस में उसकी एक्सटेंशन है इंसेप्शन वाला। और इट कैन ऑल्सो बी एडवाइज वेयर द प्रॉब्लम डोमेन इज न्यू और द टीम इज नॉट एक्सपीरियंस। और इसका जो यूज़ है वो तब भी किया जाता है जब मेरी जो टीम है वो तो न्यू है, जो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, या फिर वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसने फर्स्ट टाइम यूज़ करी है, तो उसके लिए भी ये मेरी इंसेप्शन आइट्रेशन है। ठीक है, इंसेप्शन आइट्रेशन इज अ जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग स्कोप एंड विजन एंड एक्सप्लेनिंग एंड डिफाइनिंग द बिजनेस केस। अब ये एक तरीके से बेसिकली आपको जस्ट डिफाइन करती है या फिर आपको एक एक्सप्लेन करती है, आपको एक विजन क्रिएट करके देती है कि इस तरीके से आपको काम करना है। मतलब ये क्या है, न्यू टीम्स के लिए है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करके देती है आपको। ठीक है, एक बिजनेस केस के अंदर आपको स्टैब्लिश करके देगी, आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से उसमें आइट्रेशन प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ों को ये आपकी एक्सटेंड करके देती है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। ऊपर वाला है वो आपको लिखना है, मेंशन करना है, बिकॉज उसी चीज़ को ये थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है ट्रांजिशन आइट्रेशन फॉर माइग्रेटिंग। हाँ जी, ट्रांजिशन आइट्रेशन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू द यूजर कम्युनिटी। सेवरल प्रोजेक्ट्स यूज ओनली वन आइट्रेशन टू ट्रांजिशन द बेटा रिलीज इनटू द एंड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। अब जब भी मेरे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या फिर प्रोजेक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर कोई बग या एरर आता है तो उसको दोबारा से चेक किया जाता है, एंड वो जो चेकिंग करने का प्रोसेस होता है वो भी मेरी एक तरीके से एक आइट्रेशन प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे एक बेटा टेस्टिंग भी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हम उस एरर को या उस बग को निकाल देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही काम है कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट आया है इसके अंदर जो भी एरर है, जो भी बग है, उसको हमें रिजॉल्व करना है एंड देन उसको मार्केट में भेजना है या फिर उसके एंड रिजल्ट तक उसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिशन होती है, एक सिंगल आइट्रेशन होती है जिसके अंदर हमें टेस्टिंग करनी होती है या फिर जो भी हमारा काम है उस बग को ढूंढना, वो सारा काम है ट्रांजिशन का। ठीक है, इनटू द एंड प्रोडक्ट। Even these products learn to live with only one iteration between the beta release and the end product or the final product release. तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो even these project learns to live with only one iteration, तो यहाँ पर एक ही आइट्रेशन होती है बिकॉज हमारा जो काम है सिर्फ बग और एरर को ढूंढकर उसको रिजॉल्व करना है। तो वो सिंगल आइट्रेशन है, सिंगल ट्रांजिशन है, इसके अंदर में और कोई आइट्रेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है, पहले से ही जो प्रोडक्ट है वो बना हुआ है, बस जस्ट उसमें कोई गलती है, हमें उसको ठीक करके देना है। तो ये एक हमारा आइट्रेशन का काम है।
ठीक है, आई होप कि क्लियर है। इसके अंदर हम स्टार्टिंग में बिगनिंग बता रहे हैं कि काम कैसे करना है, कैसे कैसे आइट्रेशन चलानी है आगे, और इसके अंदर पूरे काम पूरा कंप्लीट है, लेकिन आपको क्या करना है, बस एंड में हमें जो गलती है उसको सही करके देना है। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास कंस्ट्रक्शन आइट्रेशन। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन वाली किसी चीज की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ बनाने की बात हो रही है, तो वही यहाँ पर है। द इसेंशियल रिजल्ट ऑफ लेट आइट्रेशन इज द कंस्ट्रक्शन फेज इज दैट मोर फंक्शनैलिटी इज एडेड। अब जब भी कोई चीज की कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग भी बनाना चाहते हैं कोई, तो हमने सोचा कि वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, बट हम चाहते हैं उसके अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना चाहते हैं, कुछ और हम उसके अंदर क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, तो वो टाइम लेता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते रहेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करते रहेंगे, तो वो टाइम लेता रहेगा, डिले होता रहेगा उसके अंदर। तो इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन आइट्रेशन है वो मेरी लेट हो जाती है, हमें प्रोडक्ट को देने में, एंड रिजल्ट देने में लेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड होती है। ठीक है, विच यील्ड्स अ इंक्रीजिंगली कंप्लीट सिस्टम। और ये क्या करती है, मेरे कंप्लीट करती है सिस्टम को। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आइट्रेशन यूज केसेस आर जनरली रियलाइज आर आर्किटेक्चर्स आर फ्लेश्ड आउट। Some projects need and require 2 construction iteration, first in an alpha release and includes executable capabilities for each of the critical use cases. अब कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं जबकि कंस्ट्रक्शन करती हूँ या फिर कंस्ट्रक्शन आइट्रेशन की हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, जो हम लोग लास्ट में पढ़ के भी आए हैं अभी लास्ट वीडियोस में कि आर्किटेक्चर क्या होता है, मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। उसी तरीके से इसके अंदर आर्किटेक्चर होता है, जिसकी हेल्प से जो है हमें कंस्ट्रक्शन करने में ईजी रहता है। और इसमें हम 2 तरीके के आइट्रेशन का यूज करते हैं, फिर 2 पार्ट्स बोल सकते हैं। इसमें अल्फा रिलीज होता है कि हम किस तरीके से अल्फा टेस्टिंग करके या अल्फा वाला काम करके अपने जो एग्जीक्यूटेबल कैपेबिलिटीज है उसको मीट करते हैं। ठीक है, सेकंड होती है मेरी बीटा टेस्टिंग, जिसके अंदर हम रिलीज करते हैं प्रोवाइड्स 95% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज ब्रेथ एंड ऑल्सो अचीव सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स दैट आर नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर बेटा और अल्फा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी कंस्ट्रक्शन आइट्रेशन के अंदर, और ये बहुत ज्यादा आपकी एसेंशियल क्वालिटी को मीट कराती हैं और हमारी जो भी इंपॉर्टेंट नीडेड चीजें हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन से याद करना है कि कंस्ट्रक्शन वाला है, एंड जो हमारी ट्रांजिशन है वो सिंगल ट्रांजिशन के ऊपर वर्क करती है, एंड जो हमारी इंसेप्शन है वो हमारे लिए इनिशियल स्टेज बताती है हमें। ठीक है, तो लास्ट है मेरी इलैबोरेशन आइट्रेशन। इन ईच ऑफ आइट्रेशन सपोर्टिंग एनवायरनमेंट इज रिफाइंड फर्दर। इफ द इनिशियल इलैबोरेशन इज ओनली फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन of the environment for analysis, design and implementation, then the second iteration might focus on the preparation of the test environment. अब सिंपल है, अगर हम किसी भी आइट्रेशन के अंदर ये बता रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है, या फिर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम रिफाइन कर रहे हैं, या फिर इनिशियल इलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो सेकंड काम होने वाला है वो डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन का होने वाला है। तो सेम चीज़ है, ये इलैबोरेट करती है मेरी आइट्रेशन, क्या करेगी, टेस्ट करेगी और डिजाइन करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, the preparation of the test environment includes configuring the processes, writing the development case part, and preparing on generating templates and guidelines that need to be followed for test and setting up test tools. अब इसके अंदर जो भी मेरे टेम्पलेट्स हैं, जो भी राइटिंग सेक्शन है वो डिवेल्प किया जाएगा, और इन जो भी आइट्रेशन है उसकी हेल्प से बाद में उनको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी टूल्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। इलैबोरेशन आइट्रेशन ऑल्सो रिजल्ट इन आर्किटेक्चर विद कंप्लीट फ्रेमवर्क। अब ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोगों ने एक रफ स्केच रखा हुआ है या फिर एक रफ प्लानिंग की हुई है कि हमारा जो काम ऐसे हो जाएगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ऐसा आर्किटेक्चर हो जाएगा, ये सारी में एक रफ प्लानिंग है, बट जो प्रैक्टिकल वर्क है, इम्प्लीमेंटेशन वर्क है, वो इलैबोरेशन के अंदर आ रहा है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे जो आर्किटेक्चर है उसको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, फ्रेमवर्क हम पढ़ के आए हैं सेकेंड यूनिट में, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है ये, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों चीजें देता है, कंप्लीट फ्रेमवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि जो मेरा काम है वो आगे एग्जीक्यूट हो सके। अगर मैंने कोई भी रफ स्केच बनाया हुआ है कि हाँ मैंने पीपीटी बना दी और बच्चे को समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, मुझे समझाना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो कब होगा, जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट होंगी तो वो एग्जीक्यूशन उसके बाद हो पाएगी। ठीक है, तो अचीव एन एक्सेप्टेंस आर्किटेक्चर बेसलाइन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड 2 आइट्रेशन। अब जो भी हमें करना है, अचीव करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव, तो हमें दोनों आइट्रेशन की हेल्प पड़ेगी जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। आई होप कि चारों आपको क्लियर होंगी।
पहली इंसेप्शन, आइट्रेशन, ट्रांजिशन एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड इलेबोरेशन। मीनिंग जो है इसका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मीनिंग इसका सिंपल है। आपने ये पैराग्राफ देख के डरना नहीं है, एक बार इसको रीड करना है। एक बार वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको उसको दोबारा से देखना है, आपको जरूर समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से कमेंट्स करना है, इस वाले टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है आपका आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग का, ये तो खत्म हो गया आपका। सो यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप इतने समझदार हैं। ये वाला टॉपिक तो मैं बहुत, अगर आपको ब्रीफली बताऊंगी तो आप इसको आराम से कर लेंगे। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, अगर आपको मैं अभी बोलूँगी आप एक कंपनी में है और कंपनी के अंदर आपको काम करना है, तो आपको मैंने बोला कि आपको कोडिंग का काम है, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ना। जो भी आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे जो भी आपके पास सामान है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, लैपटॉप है आपका, जो भी आपका पीसी है, आपका प्रिंटर है, उस सबका जो सेफ चीज़ें आपको रखनी है वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आपके पास डेटा है, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो सिक्योर रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं रहनी चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें डिस्कस करना है। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग होता है, पर सबके जो बेसिक कोर फंडे हैं वो सेम होते हैं। हर कोई चाहेगा जो उनका बिजनेस है वो वाइडली एक्सपैंड हो, हर कोई चाहेगा कि जो उनका बिजनेस है वो प्रॉफिट गेन करे, हर कोई चाहेगा उनकी टीम मेंबर्स अच्छे हों। तो यही सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हो, और अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे टॉपिक है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर दैट सिंपली अच्छा बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वहाँ पे ऑफिस होता है, काम होता है, बट अगर उसको लिखना हो तो क्या वर्ड्स होंगे। कभी कभी हम देख के छोड़ देते हैं, अच्छा सिंपल टॉपिक, सिंपल तो है बट लिखना क्या है, वर्ड्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। Simply facilitate and motivates coordinating implementation of activities of a project। तो जहाँ पर भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर देगी एंड सिंपली उसको फैसिलिटेट करेगी, मोटिवेट करेगी टीम को भी और अपने प्रोजेक्ट को भी, और जो भी उनके साथ स्टेक होल्डर है उनको भी। हाँ जी आपका काम हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, एक मोटिवेशन है ना ये भी। और कोऑर्डिनेट करते हैं जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर मेन पर्पज इज टू सिंपली क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इंकरेजेस डेवलपमेंट और इंटरेक्शन बिटवीन टीम मेंबर्स विद लेस अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेशन। यहाँ पे गलत हो गया, स्पेलिंग्स को ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर टीम को क्या है डेवलप किया गया है, उसको इनकरेज किया गया है, एंड उसके बीच में इंटरेक्शन होती है टीम मेंबर्स की एंड प्रोजेक्ट मैनेजर की, एंड वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस में, लेस अमाउंट ऑफ आपकी टॉक में बात को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है आपकी 2-2 घंटे की मीटिंग्स होती हैं, आपको बुलाया जाता है, 10 मिनट में आपको बताया जाता है, आपको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ टाइम में भी आपका जो है काम है वो पूरा हो जाता है। And overlaps and conflicts. The most important decision of a project management team is form a organization structure that will be required and essential up for the project। अब एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, बिकॉज वो ही लीड करने वाली है, वो ही डील करने वाली है आपके साथ। एक जो अकेला पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता, उसके अंदर डिफरेंट आपके पास पर्सन होंगे जो आपको डील करेंगे, जो आपकी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे, जो एक स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ऑफ प्रोसेस, इवन मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोला कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला और हमें काम करना है, और टीम मेंबर्स खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है, कितना इसमें पैसा लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। आप एडवाइस दे सकते हो अगर मीटिंग हो रही है या फिर आपसे पूछा जा रहा है तब, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएगा कि कब तक आपको इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है, कि इसकी जो प्रोसेस की डेफिनेशन है वो कैसी होगी, किस तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। They are also responsible for process automation. This is organizational role and it equally important
टू द रोल ऑफ डिफाइनिंग अ प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑटोमेशन का भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग होंगे आपके पास और उनसे काम कराना है, तो उनके पास जो है इक्विपमेंट होने चाहिए, उनके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरे आपके पास इक्विपमेंट हो, आपके पास पीसी हो, आपके पास प्रिंटर्स हो, या फिर जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, वो सारी चीज़ों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। और हर एक, ऐसा नहीं है एक स्टाफ के पास तो प्रिंटर अवेलेबल है और दूसरे स्टाफ के पास बिल्कुल भी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, पीसी भी नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, हर एक को आपने इक्वली जो है आपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो हर एक स्टाफ के अंदर या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वली रोल रहता है, प्रोसेस ऑटोमेशन होती है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रोल और रोल ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन इज टेकन एंड अचीव बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और वेरियस अदर टीम्स। और जो ऐसा नहीं है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे सिर्फ प्रोसेस ऑटोमेशन की हेल्प से या फिर अचीव करी गई है बाय सिंगल इंडिविजुअल नहीं। उसमें टीम का भी काम रहता है, आपके सिंगल पर्सन का भी काम रहता है, प्रोसेस ऑटोमेशन का भी काम रहता है। तभी जो है वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फुलफिल कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस अथॉरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस अथॉरिटी, तो जो ये वाली अथॉरिटी हमारी, ये क्या करती है? इट इज टीम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट बोथ टू एंड फ्रॉम प्रोजेक्ट practitioners. The project practitioners simply perform work and usually responsible for one or more process activities, and software engineering process authority is a very important and essential role or responsibility in any organization. तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एसेंशियल रोल होता है, इसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे। एंड इसका जो काम होता है वो होता है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू द प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करना, उसके रिलेटेड गाइड करना, इंस्पायर करना लोगों को, कौन जो उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। वो आपके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं जो उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली इस टाइम पर डील कर रहे हैं, उसके साथ एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन, डील करना, वो सारा काम होता है मेरा इस वाली अथॉरिटी का, ठीक है। सेकंड है मेरी प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी। प्रोजेक्ट रिव्यू इज सिंपली अ शेड्यूल्ड status meeting that is taken on a regular basis. It includes project progress, issues and risk. It responsible for project review. अभी इसका जो काम होता है प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है। अब जब मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद कौन सी अथॉरिटी उसको जाके चेक करेगी, वो है मेरी प्रोजेक्ट रिव्यू अथॉरिटी। रिव्यू करती है, दोबारा जाके चेक करती है कि उसमें रिस्क तो नहीं है, उसकी प्रोग्रेस सही हुई है कि नहीं हुई है, जो हमने टास्क बोला था उसमें इंक्लूड करने के वो इंक्लूड है या नहीं है, और वो इश्यूज कोई फेस तो नहीं कर रहा है। तो वो सारा काम जो है वो है मेरा PRA का। नेक्स्ट आती है मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरमेंट अथॉरिटी। ये भी मेरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये रिस्पॉन्सिबल है मेरी सपोर्टिंग एंड मैनेजिंग अ स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट। हमारी एक जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो उसको सपोर्ट करती है, उसको मैनेज करके रखती है। ड्यू टू दिस डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग कैन बी इफेक्टिवली अमराइज्ड अक्रॉस ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसकी हेल्प से जो है वो टेक्निक की हेल्प से, इन टूल्स की हेल्प से जो भी मेरी ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो लास्ट है मेरा फोर्थ वन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? जनरली कंसिस्ट ऑफ सिस्टम प्रोटोकॉल्स। अब ये भी मेरे एक अथॉरिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की, जिसके अंदर कंसिस्ट करती है वो प्रोटोकॉल्स को, वेरियस प्रोसेसेस को, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स, सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग आउट इट्स विजन, मिशन एंड गोल्स, वैल्यूज। तो यहाँ पर जो भी मेरे मिशन है, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरे ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मेरे ह्यूमन के रिसोर्सेज हैं, उन सबको मैनेज करने का काम, या उन सब पे एक तरीके से निगरानी करने का काम, या उन सब पे नज़र रखने का काम, वो सब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। वो पूरी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करती है। कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या विजन है, किस तरीके से चल रहा है, वो सब चीज़ें, सब काम इसका होता है। आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मेरा इसी के साथ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको लास्ट में समरी टाइप लिखा हुआ है कि किस तरीके से सक्सेसफुल रहता है काम। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली एंड ऑन टाइम। जो हमारा काम है वो सक्सेसफुली हो जाए कंप्लीट, एंड वो जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए।
ठीक है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किस किस की रहती है, जैसे हमारे स्पॉन्सर हो गए। स्पॉन्सर कौन होते हैं? जो पैसा लगा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जो हमें फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें एक डिफाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जो वो पैसा लगा रहे हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपको 10 लाख रुपया दिया है तो वो हमने हमेशा के लिए दे दिया, हमें कभी इसका रिटर्न नहीं चाहिए या फिर जब मर्जी रिटर्न दे देना। वो अपना कुछ ना कुछ टाइम बताएंगे कि हमें 4 साल के अंदर इतने इसको रिटर्न करना पड़ेगा या फिर इसका जो भी प्रॉफिट आएगा 4 साल के बाद हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ टाइम जो है स्कोप होता है वो डिफाइन होता है। एक्ट एज अ लिएशन बिटवीन द प्रोजेक्ट टीम एंड स्टेक होल्डर, और ये स्टेक होल्डर और जो हमारी टीम है उसके बीच में एज अ एक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हेल्प्स टू रिजॉल्व हाई लेवल इश्यूज एंड रिस्क, और ये जो है हमारे रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टाफ है, मेंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास अच्छा स्टाफ है, स्किल्स हैं और हम कोई प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, पर इसमें पैसा बहुत लगेगा। तो उसके लिए हमारे लिए एक तरीके से हाई लेवल रिस्क है कि हम लोन लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस तरीके से कुछ लोग जो हैं स्पॉन्सर टाइप में वो हमारे इसमें पैसा लगा देते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे जो हमारे बहुत सारे रिस्क हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, फिर हमारे जो इशूज़ है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनेजर, इसको तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक हमारा जो भी सारा काम होता है वो हमारे मैनेजर का होता है। आई होप कि बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके हमारे कंट्रोलिंग से लेके हमारे मॉनिटरिंग को लेकर, हमारे बजट को लेकर, हमारे प्लान को लेकर, हमारे रिसोर्सेज को लेकर, हमारे इक्विपमेंट्स को लेकर, हमारे मटीरियल को लेकर, सारा का सारा जो काम है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। बेचारा ये ही एक इंसान होता है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो वो सारा का सारा काम करता है, सब जो बोझ है इसके कंधों पे होता है। एंड कम्युनिकेशन करना स्टेक होल्डर्स के साथ, उसके एक्सपेक्टेशन को ये मद्देनजर रख के सारा काम करता है, सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, सारे इश्यूज को देखता है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करता है टीम के साथ, टीम को भी समझाता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर होता है, इंस्पायर करता है, होता नहीं है, सब लोग इससे इंस्पायर होते हैं। ठीक है। प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स एंड प्रोग्रेस, जो भी हमारी रेगुलरली अपडेट हो रही है उस पर नज़र रखता है, प्रोग्रेस पे नज़र रखता है, चैलेंजेस पे नज़र रखता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारे जो काम होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर की तारीफों में आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख के आना है। नेक्स्ट आपके पास आती है डेवलपमेंट टीम, और जो डेवलपमेंट टीम होती है ये भी आपको पता होगा कि डिज़ाइन डेवलप करना हो या टेस्टिंग नहीं आएगा इसके अंदर, डेवलपिंग करना हो आपको डिज़ाइन या फिर आपको कोडिंग करना हो, ये सारी दोनों जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएंगी। एंड इसके अंदर हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हमने जो भी रफ स्केच बनाया है उसको आपने डिप्लॉय करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। इसके अंदर भी जो इंटीग्रेशन रहती है, आपकी कोलैबोरेशन रहती है टीम मेंबर्स के साथ, एंड इसमें भी आप रिव्यू करते हो साथ साथ अपने कोड को, उसकी क्वालिटी को चेक करते हो एंड रेगुलर बेसिस पे आप उसको अपडेट करते हो। अगर उसकी प्रोग्रेस में या कोई भी चैलेंज फेस कर रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। फिर आती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, अब जो भी आपने काम किया उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना कि वो टाइम टू टाइम सही है या नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करके देखना, टेस्ट प्लान्स करना, टेस्ट केसेस ट्राई करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, ये सारी चीज़ें आती है मेरी टेस्टिंग के अंदर। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस अभी कौन करेगा? टेस्टर्स करेंगे ना। तो टेस्टर्स का क्या काम है? टेस्टिंग को चेक करना, जो फीडबैक उनको देनी है यूज़र को वो आ रही है नहीं आ रही, उनकी आउटकम सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। फिर आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का क्या काम है? चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी इनपुट ली जानी चाहिए। ठीक है। वो काम अपने अच्छी तरीके से इनपुट दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं कि हमें इस टॉपिक में डाउट है तो मैं कैसे आपको बताऊंगी कि उसका आंसर क्या है, उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, है ना। तो आपको भी, आप मेरे स्टेक होल्डर हो, आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है। तभी मैं बोलती हूँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है। रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, उसको डिलीवरेबल्स जो भी हैं, गला दुख रहा है मेरा, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो भी हैं उसको आपने अप्रूवल देना है। फॉर एग्जांपल हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई या फिर जितना भी अब तक काम हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, उसको आपको दिखाना है जाकर, तो आप उसको आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और आपने कुछ भी आंसर नहीं किया, तो आपको आंसर करना है, उसको रिव्यू करना है। पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, और आपने मीटिंग्स में अगर आपको बुलाया गया, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, आपको उसकी प्रोग्रेस दिखाई जा रही है, तो आपने अपनी प्रॉपर फीडबैक देनी है कि हाँ जी अब मुझे काम जो है वो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। ये वाली जो चीज़ है आपको पार्टिसिपेशन करना है, फीडबैक देनी है स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। राइज कंसर्न और इशू दैट में इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस, और अगर आपको लगता है कि कोई इशू आपकी ये जो प्रोजेक्ट है वो फेस कर सकता है या फिर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकती है, तो वो सारे जो फीडबैक हैं, जो भी कंसर्न है आपका, उसको भी आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ या फिर आपने जो है अपने टीम प्रोजेक्ट लीडर के साथ आपने उसको शेयर करना है। तो ये काम होता है मेरे स्टेक होल्डर का।
ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी मेरा खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इजी टॉपिक है, आ जाता है तो अच्छा है, आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये है मेरा प्रोसेस ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्रोसेस की ऑटोमेशन देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स leveraging technology to streamline and automate various tasks, processes and workflows throughout the project life cycle. This automation aims to improve efficiency, reduce errors and enhance collaboration अमंग टीम मेंबर्स। अब इसका जो मेन मकसद है इसको बनाने का या इस टॉपिक का वो ये है किस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, किस तरीके से हमारी जो गलतियां हैं वो कम हो, किस तरीके से जो हमारी इन्हांसमेंट है, कोलैबोरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो टीम मेंबर्स के बीच में। ठीक है। अब जो प्रोसेस ऑटोमेशन है, इससे पहले हमने ऑटोमेशन का टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था ऑटोमेशन क्या होती है। ठीक है। तो ऑटोमेशन आई होप कि आपको क्लियर है। अगर आपने नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको आगे आने वाले जो कंसेप्ट हैं वो इजी लगे। ठीक है। क्योंकि मैं वर्ड बोल के छोड़ देती हूँ कि लाइफ साइकिल, मुझे पता है कि आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्लियर है, उसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप के अंदर क्या क्या कहानी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी नहीं। अब तो आपको वर्ड का मीनिंग तभी क्लियर रहेगा, टॉपिक का मीनिंग तभी क्लियर रहेगा जब आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा। ठीक है। आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जाकर जरूर वॉच करें। सबसे पहले यहाँ पर टू डू लिस्ट, हमने क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। यू कैन यूज टूल्स दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड असाइन टास्क टू टीम मेंबर्स एंड रिमाइंड देम व्हेन टास्क आर ड्यू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैन्युअली काम कराना है, ठीक है, तो मैं रिटर्न में भी नोट्स बना सकती थी, तो उसके लिए मुझे कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। यहाँ पर इसके अंदर टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं बहुत सारा जो काम है वो मैन्युअली मुझे नहीं करना पड़ रहा। बहुत सारा काम जो है वो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था पीपीटी के अंदर, तो मैंने उसको उठाकर पेस्ट कर दिया, राइट। या फिर मैंने बुक से देखा तो बुक से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने उसको स्कैन करके पेस्ट कर दिया। तो वही जो चीज़ें हैं वो क्या है, मेरी यहाँ पर ऑटोमेशन हो गया, मैंने ऑटोमेटिक काम कर दिया। तो वो क्या है, उस तरीके की जो लिस्ट है आपको बनानी चाहिए उन टूल्स की जो मेरे डिज़ाइन को क्रिएट कर सके और मैं उन टीम मेंबर्स को टास्क असाइन कर सकूँ। सेम चीज़ है, अगर मुझे आपको कोई भी काम असाइन करना है तो मैं मैनुअली एक एक बच्चे को जाकर नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने टेलीग्राम में मैं आपको मैसेज कर दूंगी और आप वो सारा जो आंसर है या जो उसके PDF है या फिर जो भी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो इसी तरीके से जो लिस्टिंग है, जो टास्क है वो हमें अपने टीम मेंबर्स तक पहुँचाना है, वो इस तरीके से हम लोग पहुँचा सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज। Computers can send reminders and updates to team members about meetings or changes in the project। अब प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई भी चेंज आया है, कोई भी मीटिंग आपको डिले करनी है, तो वो सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 या फिर 40 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एक के पास जाकर बताना ये सही नहीं रहेगा कि हाँ जो मीटिंग है वो 10 मिनट लेट है या फिर 15 मिनट लेट है या फिर आज नहीं है, मंडे को है। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं, रिमाइंडर्स हैं, वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स के मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं। तो ये भी जो है एक ऑटोमेशन का काम है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक और इसका जो मैसेज का हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं माइक के अंदर। जो माइक वाला टूल है वो भी आपके लिए एक ऑटोमेशन का काम कर रहा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स। Machines can create reports and keep track of different versions of documents, so everyone has a latest one। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे और जो मशीन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चेंज आएगा मेरे वर्ड के अंदर या फिर MS वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि हाँ ये चेंज है तो इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। अगर मैं PPT बनाती हूँ, प्रेजेंटेशन का काम है, तो उसके अंदर न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन आते हैं जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो वो एक बोरिंग सा जो डिज़ाइन है जो आप हर बार यूज़ करते हो, उस डिज़ाइन तक आपको नहीं रुकना पड़ेगा, आप लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास जो है मशीन वाला या ऑटोमेशन का काम है। ठीक है। उसके बाद आता है कोड। टूल्स help developers work together or writing code and make sure it's tested and deployed smoothly। अब जो कोड है उसके अंदर भी आजकल इस तरीके के कोड जो आपके सॉफ्टवेयर है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो आपको हिंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपकी कोडिंग के अंदर और राइटिंग प्रोसेस के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। अगर हम गूगल की भी बात करें या फिर हम लोग टाइपिंग की भी बात करें तो इस तरीके की टाइपिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपकी ग्रामर एरर्स को या फिर आपकी सिंपल एरर्स को भी करेक्ट कर देते हैं। तो वो भी क्या है, मैं एक तरीके से कोड वाला ही काम है, क्योंकि रिटर्न प्रोसेस चल रहा है और वो आपका जो काम है वो स्मूथ कर देते हैं।
नेक्स्ट आता है आपके पास टेस्टिंग। कंप्यूटर्स कैन रन टेस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टू फाइंड एनी मिस्टेक। अब अगर मैं यहाँ पर भी कोई काम कर रही हूँ और मैंने जो स्पेलिंग गलत लिख दी है तो वो वहाँ पर रेड लाइन शो करने लग जाता है। तो वो भी क्या, एक तरीके से वो हमारा जो काम है उसको टेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर, एंड वो हमें ऑटोमेटिकली हमारी जो मिस्टेक है उनको फाइंड करके देता है। इस तरीके से बहुत सारे टेस्टर सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे हम टेस्टर को बुलाते हैं कि हमारा कोड है इसको या हमारा सॉफ्टवेयर है इसको टेस्ट करें। इस तरीके से सॉफ्टवेयर आते हैं मेरे जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे मैनुअली बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गेटिंग सॉफ्टवेयर रेडी। Tools helps with putting the software on different computers for testing and even eventually for everyone to use। तो इस तरीके जो सॉफ्टवेयर हमें रेडी करने चाहिए जो हमारे हम पुट करें एंड उसको इवेंचुअली सब लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, रिपोर्ट्स। कंप्यूटर्स कैन गैदर डेटा अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग एंड क्रिएट इजी टू रीड रिपोर्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कंप्यूटर्स को जस्ट मैसेज देने के लिए यूज़ करेंगे, हम उसको गेटिंग रिपोर्ट्स, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी फीडबैक लेने के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए, फॉर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डेटा को गैदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि कोई टीचर एंटर करता है तो वो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो भी डेटा को गैदर करें कि कौन सा टीचर कितने टाइम पे आया है, तो उनके सिग्नेचर वगैरह वो ले रहा है। ठीक है, मैनेजिंग पीपल। Tools help decide who should work on what and when, and they can keep track of how much time people spend working। अब अगर आपने मैनेज करके रखा है काम को ऑटोमेशन की हेल्प से, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदा कम काम करेगा और कितना काम करेगा और क्या काम करेगा और कितना टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कॉलेज में आप आए और 10 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं है और आप वहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर अपना फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वो डिसाइड कर रहा है कि आप कब तक आ सकते हैं, कब तक नहीं आ सकते, आप कब तक काम कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते। तो ये वाली एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग मैनुअली, कंप्यूटर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, मेकिंग थिंग्स फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज। जो हमारा कंप्यूटर है, हमारी ऑटोमेशन है, वो हमारे लिए जो काम है बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। और जो हमारी चीज़ें हैं, मेकिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज रहती हैं चीज़ें। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कंप्यूटर की तरह ही है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर डूइंग। तो वो सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर क्या क्या करता है और कहाँ पे हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, वो सेम चीज़ ऑटोमेशन के अंदर आप लिख सकते हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं भी आए तो। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, हुदा अकेडमी पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड आपको टेलीग्राम के अंदर आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये PDF भी मिल जाएगी एंड आप इन नोट्स के साथ गो थ्रू हो सकते हैं और इसी तरीके से आप एग्जाम में इनको मेंशन कर सकते हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा, थोड़े से लेंथी टॉपिक्स थे बट अच्छे से मैंने आपको डीपली समझाया है। थोड़ा सा मेरी आवाज़ का इशू होगा तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इसके 4 तरीके पढ़े, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ा। ये वाला टॉपिक ईजी लगा, मुझे लगता है ईजी होगा। एंड देन जो लास्ट वाला टॉपिक था ऑटोमेशन, मेरे ख्याल से ये भी ईजी है। थोड़ा सा जो टॉपिक है आपको बस ये वाला रटने की ज़रूरत है, रटना भी नहीं है, समझना है बस, आइटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। सो इट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 4 कवर कर देंगे। एंड अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। एंड बहुत एफर्ट्स लगती हैं एंड आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। बाय बाय गाइज।